नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात 11 मई व 13 मई 1998 को पोखरण में पुनः परमाणु विस्फोट किए गए तथा देश को में अनेक परमाणु बिजली घर खोले गए। भारत में जब हम बात करते हैं रेडियोधर्मी पदार्थों की और नाभिकीय पदार्थों की, तो हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नाभिकीय पदार्थों का उपयोग हो रहा है। परमाणु बम के रूप में भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, पोखरण में पहले भी विस्फोट किए गए, उसके पश्चात 1998 में भी विस्फोट किए गए, जिससे भारत एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना। उसके पश्चात भारत में अनेक नाभिकीय बिजली घर खोले गए, जहां पर नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग मानव के विकास में, मानव की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सकारात्मक रूप से भी किया जा रहा है। हमारे देश में जो जो परमाणु बिजली घरों का विस्तार हो रहा है, रेडियोधर्मी प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। निसंदेह हम कह सकते हैं कि हम इनका उपयोग मानव के विकास के लिए कर रहे हैं, हम इनका उपयोग पूर्ण रूप से पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। पर बात क्या आती है कि इनके उपयोग से परमाणु प्रदूषण का खतरा तो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों का हम उपयोग बढ़ाते जाएंगे, इससे प्रदूषण का खतरा बढ़ता जाएगा, चाहे ये दुर्घटना के रूप में हो या इनसे निकलने वाले रेडियोधर्मी कचरे या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हो। क्योंकि आज तक हम देख रहे हैं कि रेडियोधर्मी अपशिष्टों के निस्तारण की एक संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति नहीं खोजी गई है। इस अपशिष्ट का निस्तारण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की सबसे प्रमुख समस्या अपशिष्ट कचरा है, जिससे कि रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरी समस्या, इन नाभिकीय कचरों को जिन क्षेत्रों में दफनाया जाता है, उन क्षेत्रों में हजारों वर्षों तक रेडियोधर्मी प्रदूषण का खतरा बना रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ ये बहुत लंबी अवस्था तक जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं या इनको जहाँ रखा जाता है, वहाँ पर ये बहुत लंबी अवस्था तक विद्यमान रहते हैं। ये आसानी से ख़त्म नहीं होते और इनके जीवन काल की संपूर्ण अवस्था में ये धीरे धीरे विघटित होते रहते हैं। विघटन की इस प्रक्रिया के दौरान इनसे लगातार विकिरणें उत्सर्जित होती रहती हैं और यही विकिरणें रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख कारण होती है। जब कभी भी इन अपशिष्ट पदार्थों को, इस रेडियोधर्मी कचरे को जहाँ भी निस्तारण के लिए दफनाया जाता है, उन क्षेत्रों में ये रेडियोधर्मी प्रदूषण हजारों सालों के लिए खतरा बन जाता है इन पदार्थों के वहाँ पे, क्योंकि ये इनकी आयु बहुत लंबी होती है, हजारों सालों में इनकी आयु होती है। तो आप सोच सकते हैं एक मानव सभ्यता खत्म हो जाती है इस कचरे को खत्म होने में। तो कितनी भयंकर प्रदूषण है और कितना ज़्यादा ये घातक है, आप इसी बात से समझ सकते हैं। परमाणु बम द्वारा विनाशकारी युद्ध की कल्पना करते हुए तथा रेडियोधर्मी पदार्थों की क्रियाशीलता से उत्पन्न प्रदूषण की संभावनाओं के आधार पर भारत ने विश्व शांति की स्थापना की अपनी आणविक नीति तथा विदेश नीति का आधार रखा तथा विश्व के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत किया। पंडित नेहरू ने अपनी शांतिवादी नीति की घोषणा करते हुए 1952 में कहा था कि हमारी पहली नीति यह होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति को घटित होने से रोकें तथा दूसरी नीति इससे बचने के लिए होनी चाहिए, और तीसरी नीति ऐसी स्थिति बनाने की होनी चाहिए कि यदि युद्ध छिड़ जाए तो हम इसे रोकने में समर्थ हो सके। यह हमारी शांतिवादी नीति की घोषणा करते हुए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव न केवल उन क्षेत्रों में पड़ता है जहां ये घटित हो रही हैं, अपितु समीपवर्ती देशों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। चेरनोबिल दुर्घटना इसका एक उदाहरण है। जैसा कि मैंने अभी आपको इस अध्याय के प्रारंभ में बताया था, रूस के चेरनोबिल के अंदर ऐसा ही एक परमाणु संयंत्र था जहां पर दुर्घटना घटित हुई थी और आज भी वहां पर इसके परिणाम देखे गए हैं। यहाँ पे ये बताया गया है रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में और बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में फैल जाता है, क्योंकि वायु द्वारा इसका स्थानांतरण होता है। इस दुर्घटना का रेडियोधर्मी प्रभाव सोवियत रूस के साथ साथ नॉर्वे, पूर्वी जर्मनी आदि देशों में भी
पड़ा। अब जो रशिया के चेरनोबिल के अंदर जो दुर्घटना हुई थी, इस दुर्घटना का रेडियोधर्मी प्रभाव सोवियत रूस के कई हिस्सों के साथ साथ नॉर्वे, पूर्वी जर्मनी आदि देशों तक भी देखा गया। चेरनोबिल की दुर्घटना का दुष्परिणाम वायुमंडल में परमाणु बम के परीक्षण से होने वाले प्रदूषण के विरोध में तथा उस पर अंकुश लगाने के लिए पूरे विश्व में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। परमाणु बम अपने आप में बहुत ही खतरनाक रूप से रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाता है, तो ये समस्त मानव जाति के समक्ष एक समस्या बना हुआ है और संपूर्ण विश्व जगत को एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर आज इसका विरोध करना चाहिए। इसके लिए जागरूकता फैलाई जानी चाहिए और इसको पूर्ण रूप से खत्म किया जाना चाहिए। फलस्वरूप 1963 में आंशिक परमाणु संधि पर विश्व के अनेक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों तथा परमाणु शक्ति संपन्न रहित राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 1963 में एक आंशिक परमाणु परीक्षण संधि बनाई गई थी, जिसमें विश्व के विभिन्न परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अर्थात ऐसे राष्ट्र जिनके पास परमाणु हथियार थे और ऐसे राष्ट्र जिनके पास परमाणु शक्ति अर्थात जिनके पास परमाणु हथियार नहीं थे, उन्होंने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए। इस संधि का मूल उद्देश्य यही था कि वर्तमान समय में या उस समय में परमाणु संपन्न हथियार संपन्न होने के लिए जो एक होड़ सी लगी हुई थी, उसके ऊपर रोक लगाई जाए और परमाणु हथियारों के बनाने के ऊपर रोक लगाई जाए, क्योंकि इसके परिणाम से संपूर्ण विश्व उस समय जान चुका था इसके दुष्परिणाम कितने घातक होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में इसके विध्वंसकारी परिणामों से पूरा विश्व परिचित था। भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर करके इस सत्य को प्रमाणित कर दिया कि वह सही दिशा में हो रहे विश्व शांति के प्रयासों का सदैव स्वागत करेगा। इस संधि पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए और भारत सदैव विश्व शांति की दिशा में प्रयास करता रहा है, करता रहेगा। भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र रहा है जो सदैव युद्धों की विरोध करता रहा है और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए और विश्व शांति के इन प्रयत्नों का स्वागत किया। इस संधि के अंतर्गत वायुमंडल तथा जलमंडल के आणविक विस्फोटों के परीक्षण पर रोक, किंतु भूमिगत परमाणु परीक्षण जो कि रचनात्मक कार्यों के लिए किए जाते हैं का विरोध नहीं किया गया। अब ये जो संधि बनाई गई थी, इसके अंदर जो मूल मुद्दे रखे गए थे परमाणु परीक्षणों को लेकर, वो ये रखा गया था कि वायुमंडल और जलमंडल में आणविक परीक्षण नहीं किए जाएंगे, वहाँ पर इसमें रोक लगाई जाएगी, किंतु भूमिगत रूप से परमाणु परीक्षण किए जा सकते थे जो कि रचनात्मक कार्यों के लिए, शोध कार्यों के लिए किए जाने थे। लगातार परमाणु ऊर्जा के लिए शोध जारी है कि इस परमाणु ऊर्जा का, परमाणु विस्फोट से निकलने वाली बहुत ज़्यादा ऊर्जा का मानव के लिए सकारात्मक रूप से कैसे प्रयोग में लाया जा सके। तो इस तरह से होने वाले प्रयोगों के लिए, शोध कार्य के लिए जो विस्फोट किए जा रहे थे, अब उन्हें वायुमंडल व जलमंडल में न कर केवल भूमिगत रूप से किया जाना इस संधि के अंदर स्वीकार्य था। विश्व को पुनः नाभिकीय शक्ति के विनाश एवं प्रदूषण से बचाने के लिए 18 मई 1967 को जिनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व शांति के लिए एक और प्रयास किया गया। दूसरा प्रयास 1967 में 18 मई को किया गया और ये जिनेवा के अंदर निशस्त्रीकरण सम्मेलन के नाम से आयोजित किया गया। विश्व को पुनः नाभिकीय शक्ति के विनाश व प्रदूषण से बचाने के लिए 1967 में जिनेवा में निशस्त्रीकरण का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अमेरिका, रूस तथा ब्रिटेन द्वारा एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रारूप तैयार हुआ जिसमें अणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को आणविक परीक्षण से रोकने का प्रयास किया गया। अब इसके अंदर क्या देखा गया, इस सम्मेलन के अंदर अमेरिका, रूस और ब्रिटेन द्वारा एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रारूप तैयार हुआ जिसमें जो राष्ट्र आणविक शक्ति से विहीन थे उन्हें आणविक परीक्षणों से रोकने का प्रयास किया गया। अर्थात विश्व में जो परमाणु हथियारों के लिए, परमाणु प्रयोगों के लिए एक होड़ सी लगी हुई थी, उस होड़ को ख़त्म करने की ओर ये प्रयास किए गए कि जिन राष्ट्रों के पास ये चीज़ नहीं है
वो इस होड़ में शामिल ना हो और आगे इसमें बढ़ाए नहीं, उसे ख़त्म करने के लिए ये कार्य किया गया। अर्थात उन राष्ट्रों को इससे दूर रखा जाए, उन्हें इसके बारे में, इसके दुष्परिणामों के बारे में समझाया जाए और उन्हें इससे अलग रखा जाए ताकि इसकी होड़ ना बने और विश्व में परमाणु हथियार हर जगह सुलभ ना हो सकें। भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं हुआ क्योंकि यह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की भेदभावपूर्ण नीति थी। दूसरा, विश्व के सामने ये चीज़ आई कि कुछ राष्ट्र जो परमाणु शक्ति संपन्न थे, उन्होंने विकासशील राष्ट्रों को और दूसरे राष्ट्रों को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होने के लिए इस संधि का सहारा लिया। तो ये एक तरह से भेदभावपूर्ण नीति थी। उसमें यदि ऐसा होता तो कुछ राष्ट्र जिनके पास परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं, वो परमाणु हथियार विहीन राष्ट्रों पर अपनी दादागिरी जमा कर रखते और एक तरह से वो उनके हुक्मरान बन जाते। अतः इस पर भारत ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये संधि पूर्ण रूप से भेदभावपूर्ण नीति पर आधारित है, जहाँ पर भारत इसकी वकालत नहीं करता और न ही इसका समर्थन करता है। यदि हथियारों की होड़ को ख़त्म करना है तो सबके लिए एक समान नीति होनी चाहिए। हथियार सभी के यहाँ से ख़त्म होने चाहिए, केवल कुछ राष्ट्रों के पास ये हथियार क्यों हों। 12 जून 1968 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इस संधि को अपना समर्थन प्रदान किया। इस संधि समर्थन में 92 देशों ने तथा विरोध में 4 राष्ट्रों ने अपने मतों का प्रयोग किया। संधि के समर्थन में 92 राष्ट्रों ने तथा संधि के विरोध में 4 राष्ट्रों ने अपने मतों का प्रयोग किया। 21 राष्ट्रों ने इसमें भाग नहीं लिया। जब इसके ऊपर मताधिकार किया गया तो कुल मिलाकर 21 राष्ट्रों ने इसके ऊपर भाग नहीं लिया था। असाइनमेंट के रूप में आपको भारत में नाभिकीय ऊर्जा पर एक लेख लिखना है। ये एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर आप अधिकतम 200 शब्दों में दे सकते हैं। प्रश्न 2, नाभिकीय प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए। इसके अंतर्गत आपको नाभिकीय प्रदूषण के कारण, उसके दुष्प्रभाव एवं उसकी रोकथाम के उपायों के ऊपर एक निबंध लिखना है। ये एक निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर आप अधिकतम 500 शब्दों में दे सकते हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।